नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम विनर में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स के भाग 3 पर। तो इसमें देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षण को प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का परवर्ती अनुभवों का संबंध होता है परिणाम से। परवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग के प्रशस्त करने में। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः किस विधि का प्रयोग उचित माना जाएगा? खेल विधि। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है बालक का केंद्र मानना। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है? शिक्षक की। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है बालक की। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, गतिविधियों का विकास। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है कविताओं और कहानियों के रूप में। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधियों एवं प्रयोगों को। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता व तकनीकी। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा। अगला है, शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा की। समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है प्रगतिशील शिक्षा। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा का। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है घनिष्ठ संबंध। विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। पाठ्यक्रम विविधता देन है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा में। अगला है, एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों की उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों को विद्यालय में किसी जाति धर्म भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी इस दिशा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी का।
एक बालक की लंबाई 3 फुट थी। 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा वृद्धि एवं विकास। स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है बुद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए। क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है जैविकीय संयमों के अनुसार वृद्धि। सोरेंस के अनुसार वृद्धि सूचक है धनात्मकता का। सोरेंस के अनुसार वृद्धि मानी जाती है परिवर्तन का आधार। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है वृद्धि का। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है विकास का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तथा गैलेस के विकास के अवलोकन रूपों में संबंधित है? शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। अगला है विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है श्रीमती हार्लॉक का। सोरेंस के अनुसार विकास है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया। अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अगला है अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं शारीरिक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक। अभिवृद्धि का क्रम मानव को ले जाता है वृद्धावस्था की ओर। अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय वृद्धि। अभिवृद्धि एक धारणा है संकीर्ण। अभिवृद्धि का संबंध है शारीरिक परिवर्तन से। अभिवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है मापन। विकास की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अगला है वृद्धि और विकास के संदर्भ में सत्य है अभिवृद्धि बाद में होती है, विकास पहले होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया के परिणाम हो सकते हैं रचनात्मक, विध्वंसात्मक। विकास का प्रमुख संबंध है परिपक्वता से। विकास के क्षेत्र को माना जाता है व्यापक प्रक्रिया से। विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है जटिल प्रक्रिया के रूप में। विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है वृद्धि और परिपक्वता का। विकास की प्रक्रिया संभव है भविष्यवाणी करना। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग है मापात्मक अनुभव। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है यह कथन क्रो एंड क्रो का है। संवेग शरीर की जटिल दशा है जेम्स ड्रेकर का। संवेगों में मानव की अनुभूतियाँ होती हैं दुखद एवं सुखद। संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति और मूल प्रवृत्ति के आधार पर। मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं 14। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार हैं 2। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग हैं रागात्मक संवेग। सम्मान, भक्ति, श्रद्धा संबंधित है रागात्मक संवेग से। गर्व, अभिमान, अधिकार संबंधित है द्वेषात्मक संवेग से। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है युयुत्सा। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है घृणा।
आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? आत्मगौरव। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? काम की प्रवृत्ति। संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति की कौन सी संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता। भोजन की तलाश किस संवेग को संबंधित करती है? भूख से। रचना धर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? कृति भाव। मैकडूगल के अनुसार हास्य है संवेग मूल प्रवृत्ति। संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है अधिकार से। थकान के कारण बालक व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है? क्रोध। संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में। किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? सुरक्षित परिवार। प्रतिभाशाली परिवार में, सुखद परिवार में। अगला है माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? सकारात्मक। किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है? निम्न आर्थिक स्थिति में, गरीब एवं दलित परिवारों में। एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण। बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए सकारात्मक व्यवहार, आत्मीय व्यवहार। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए पुरस्कार, प्रेरणा, प्रशंसा। विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए? पिकनिक, खेल, पर्यटन। अगला है संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति का कारण होता है? जिज्ञासा। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया का पहलू है, यह कथन है मैकाइवर का। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है ड्वी का। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनता है उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में ही समाहित करता है पास पड़ोस को। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, यह कथन है जॉनसन का। समाजीकरण का आशय रास के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलता की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है? रास ने। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है? मान्य, कुशल, सहयोगी। एक बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी? पोषण में। अगला है एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति और प्रेम व्यवहार किया जाता है, परंतु
बालकों के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में होगा मंद समाजीकरण। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए बच्चों को कार्य दिया जाना चाहिए। सामूहिक कार्य। समाजीकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्य है सहकारिता। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? भारतीय बालकों में बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, उस समाज में बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र एवं सर्वोत्तम। समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान होता है पुरस्कार का एवं दंड का। विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण, समूह शिक्षण। समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है मूल प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्तियों का, बालक के व्यक्तित्व का। मानव जैविकी या प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, समाजीकरण द्वारा, सामाजिक संपर्क द्वारा। सामान्य रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरणों को नहीं सीखा जाता। सामाजिक अस्वीकृति। परिवार को झूले की संज्ञा किसने दी? गोल्डस्टीन ने। बालक की परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है अनुकरण द्वारा। विद्यालय में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है आपसी अंतःक्रिया द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के मेल द्वारा, विभिन्न सभ्यताओं के मेल द्वारा। अगला है, गोल्डस्टीन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है सामाजिक विश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा। आगे, किस समाज में रहने वाले बालक एक समाजीकरण तीव्र गति से संभव होता है? शिक्षित समाज में। खेल कूद में समाजीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है अंतःक्रिया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग। जिस समाज में रीति रिवाज परंपराओं का अभाव पाया जाता है मंद। निम्नलिखित में से किस स्थान के बालक की समाजीकरण प्रक्रिया तीव्र गति से होगी? मथुरा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।